गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें तो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको वहां पर 5 सॉल्यूशन बताए थे, 5 मेथड बताए थे जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते आ रहे थे, अब आज से हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं जनरलाइज करूंगी nth ऑर्डर को, उसके बाद सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में है, हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे कि किस तरीके से उसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आए हुए हैं, जहां आप सीएफ भी निकालते हो और पीआई भी निकालते हो। कैसे निकालते हैं सीएफ, कैसे निकालते हैं पीआई, उसके बाद कैसे निकलता है जनरल सॉल्यूशन, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा, इफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर या ऐसे लिख सकते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन of the form, okay, the differential equation of the form of d to the power ny upon dx to the power n plus p1 d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2 y upon dx to the power n minus 2 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ओके, तो अगर आपको कहीं पर इस तरीके का एक फॉर्म दिखता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसे हम लोग बोलते हैं nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पर मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो आपका 2 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर इसका ऑर्डर 3 होगा, यहाँ पर n की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, n की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, तो इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड, ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई कि किस तरीके से दिखती है। यहां पर ये जो आपको P1 दिख रहा है, P2 दिख रहा है, इसके बाद P3 होगा, Pn हो गया, Qx हो गया, ये आपको या तो फंक्शन ऑफ x देंगे या तो फिर ये कांस्टेंट होंगे। मतलब क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेयर P1 P2 P3 ऐसे कहां तक होगा, Pn एंड Qx इज द एक सेकेंड, एंड Qx आर द फंक्शन ऑफ, ओके, ये आपके क्या होंगे, आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। या तो ये फंक्शन ऑफ x होंगे या तो ये क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। इसके बाद आप इसको, जो आपने nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर रखा है, यहां पर ऑपरेटर कौन है, यहां पर ऑपरेटर है आपका डी बाई डी एक्स। ओके, तो आप इस ऑपरेटर को सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वही यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि ऑपरेटर को आप, ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, देखिए ऑपरेटर का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स, और आप इसको d के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप d बाई डी एक्स की जगह d पुट कर सकते हो तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स डी के बराबर होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से d टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n किसके बराबर हो जाएगा, d टू द पावर n के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पर d बाई डी एक्स है वहां पर आप d पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा d टू द पावर n y, ये हो जाएगा P1 d टू द पावर n माइनस 1 y। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा P2 d टू द पावर n माइनस 2 y
प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आपको मिल जाएगा पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स। ये क्या है, ये सिंबॉलिकली हम लोगों ने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा है, तो सिंबॉलिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अगर आप जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते होगे। और हमारे केस में जैसे कि हमने बताया कि हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये बात हो गई ऑपरेटर और सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर कहीं पर आपको 1/d दिखता है तो क्या 1/d का क्या मतलब है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, 1/d जो होता है वो आपका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को। कहीं पर d लिखा है, इट मीन्स ये क्या है, ये आपका d ऑपरेटर है, यानी डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का साइन है dy/dx है। अगर कहीं पर 1/d लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होगा आपको कई जगह पे 1/d दिखेगा, इट मीन्स वहां पर जो गिवन फंक्शन हो उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। और कहीं पर अगर आपको d देता है, इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसे ध्यान रखिएगा, आगे मैं क्वेश्चन में आपको दिखाने वाली हूँ। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन, ओके, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ओके, यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, वाई सी प्लस वाई पी के बराबर होगा। अब ये वाई सी और वाई पी क्या होते हैं, वाई सी हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वाई पी को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ, वेयर वाई सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री, where yc is equal to complementary function and yp is equal to, ये हमारा क्या कहलाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। याद रखिएगा दोनों चीजें। अब बात आती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर यही चीज आपको सीखनी है। कई सारे मेथड हैं, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट मेथड है वाईसी और वाईपी निकालने का। वाईपी तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपकी नॉन होमोजीनियस होगी। अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वाईपी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली yp की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। किस केस में, जब आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब है जब भी हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 होगा और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बात यह आती है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। एक बार और बता देती हूँ, अगर ये जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अगर ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये इक्वल टू qx है, यानी कोई x का फंक्शन या कोई कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली हम लोग इसी से निकालते हैं, qx से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जिसे जहां से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, वो हमारी जो ऑपरेटर के फॉर्म में, जो हमारी ऑपरेटर के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसी की हेल्प से कुछ स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। तो आप इजीली क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब qx इक्वल टू 0 हो गया, और qx इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी pi आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं cf से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहां पर आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू सी डॉट एफ प्लस पी डॉट आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाती हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे मेथड टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलरेडी 0 होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पर
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीखोगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स याद रखिएगा, जब तक वो स्टेप्स आप फॉलो नहीं करोगे आप सीएफ नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपका एक्सप्रेस गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of their operator, okay, in the form of their operator, और कह सकते हैं सिंबॉलिकली। ओके मतलब क्या है, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, उसके ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है। और कई बार ऑपरेटर के फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा, अगर ऑपरेटर के फॉर्म में ही आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तब स्टेप नंबर 1 को स्किप करना है। और अगर वो डी बाई डी एक्स या डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है तो जहां जहां पर आपको डी बाई डी एक्स दिख रहा है वहां वहां आप क्या पुट कर दोगे, उसके ऑपरेटर को पुट कर दोगे, यानी उसको सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करोगे, डी के टर्म में उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप देखिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन दिखेगी, फंक्शन ऑफ डी हो जाएगी, यहां पर साथ में y होगा इज इक्वल टू, ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे qx क्या होगा, 0 होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, यहां पर राइट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसी से ऑपरेट इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ध्यान रखिएगा, जो आपके पास यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां पर ये जो आपको दिख रहा है जहां जहां पर डी होगा वहां वहां पर आप m पुट कर दोगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाले हैं, आपको रूट्स मिलने वाले हैं। तो उसको देखिएगा जरा, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी आप रूट को फाइंड आउट करोगे तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी को मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ, जरा उसे देखिएगा। ओके एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी को आपके सामने मैं डिस्कस करती हूँ। रूट्स जो होंगे या तो वो रियल हो सकते हैं, रूट्स या तो रियल होंगे या तो फिर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके या तो रूट्स रियल होंगे या तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। अब रियल रूट्स में भी कई सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो सारे के सारे रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ऑल द रूट्स आर डिफरेंट। जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स निकाले, एक आया 1 एक आया 2, दोनों रियल है और दोनों डिफरेंट है, तो यहां पर हो जाएगा ऑल द रूट्स आर डिफरेंट। ओके ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सारे के सारे रूट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, ऑल द रूट्स आर सेम, ऑल द रूट्स आर सेम। ओके ऑल द रूट्स आर डिफरेंट एंड ऑल द रूट्स आर सेम। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको सर्च रूट्स मिल सकते हैं। सर्च रूट्स हमारे क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूं, जो अंडर रूट में होंगे, a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट की बात करें तो यहाँ पर a प्लस आई बी या a माइनस आई बी के टर्म में आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। और सर्च रूट और कॉम्प्लेक्स रूट की एक खासियत है कि ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने लिखा क्या, या तो फिर आपके दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल होंगे। हो सकता है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 आया, तो यहां पर दो रूट तो आपको मिलेंगे मगर दोनों रूट क्या होने वाले हैं, दोनों रूट आपके सेम होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करो वो सर्च के फॉर्म में आए, सर्च रूट्स के फॉर्म में आए, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। और या तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रूट आप फाइंड आउट करो, तो ये रूट्स की पॉसिबिलिटी हो गई। अब बात ये आती है डिफरेंट रूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग CF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ केसेस बनाती हूँ आपके लिए, केसेस पे ध्यान दीजिएगा। पहला केस है इफ all the
ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, ओके, इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, सपोज कर लेते हैं यहां पर, लेट कर लीजिए m1 m2 m3 m4 एंड m5, ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये 5 रूट्स आपने फाइंड आउट करे आर दी रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। सपोज कर लेते हैं आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई जहां पर आपने जब उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करा तो आपको 5 रूट्स मिले। सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5, आपको 5 रूट्स मिल गए और पांचों के पांचों रूट्स क्या है, डिफरेंट है, कोई भी रूट आपस में मैच नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिले हैं। उस पर्टिकुलर केस में जो आपका YC होगा, ओके, जो आपका YC होगा वो हो जाएगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस C5 e टू द पावर m5x, ओके। तो यहां पर आप YC निकाल लोगे और अगर आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, YC के बराबर होगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और YC आप इस गिवन, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है कि अगर सारे के सारे रूट्स आपके डिफरेंट है तो C1 e टू द पावर m1x, अब m1 m2 क्या होंगे ये सब आप फाइंड आउट कर चुके होंगे, ये आपके रूट्स हैं m1 m2 m3 m4, और C1 C2 C3 C4 C5 क्या है, कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट के टर्म में भी देखोगे कई सारे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा तो वो इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा, इनिशियल आपको कंडीशन देगा जिसकी हेल्प से आप C1 C2 C3 जितने भी कांस्टेंट है उन सबको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दी होगी तो जरूर आपके जो ऑप्शंस होंगे वो आपके कांस्टेंट के टर्म में ही होंगे। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपने C1 C2 C3 कांस्टेंट ले लिया है, हो सकता है जो आपके ऑप्शन हो उसमें A B C D कांस्टेंट रखा हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कई बार हम लोग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार ABCD से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार PQR से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जिस पर्टिकुलर टाइम पर ये पांचों के पांचों रूट्स आपके डिफरेंट होंगे। अब सेकेंड कंडीशन बनाते हैं, सेकेंड कंडीशन को देखिएगा जरा, सेकेंड कंडीशन बनाते हैं और लेट कर लेते हैं इफ m1 m2 एंड m3, सपोज कर लीजिए आपने किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करा, 5 रूट आए जिसमें से 3 रूट्स जो थे वो सेम थे, ओके, 3 रूट्स आपके सेम आ गए, एंड m4 एंड m5 आर डिफरेंट, ओके। मतलब क्या है मेरा, सपोज कर लीजिए यहां पर आपकी 5th ऑर्डर की कोई इक्वेशन है, x टू द पावर 5 3x टू द पावर 4 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपके पास इक्वेशन है, आपने यहां पर रूट को फाइंड आउट करा, आपको क्या मिलेंगे, इसके 5 रूट मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 होगी तो 2 रूट मिलेंगे, पावर 3 क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 रूट मिलेंगे, यहां पर पावर 5 है तो 5 रूट मिलेंगे। सपोज कर लीजिए 5 रूट्स में से 3 रूट आपके 2 2 2 2 आ गए और लास्ट में जो 2 रूट्स बचे, एक 4 आया एक 5 आया। तो यही मेरा कहने के मतलब है कि अगर कोई रूट्स आपके सेम हो जाए, यानी m1 m2 m3 आपके सेम हो गए और m4 m5 आपके यहां पर क्या है, डिफरेंट रूट हैं, अगर इस तरीके की कंडीशन आपको मिलती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो YC की वैल्यू होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, देन ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहां पर आप जानते हो ये जो m1 होगा, जो m2 होगा, जो m3 होगा, वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। सपोज कर लेते हैं इक्वल टू m आ गया, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3। अगर 3 की जगह 4 रूट सेम होते तो यहां पर मैं बढ़ा देती x क्यूब C4, अभी 3 है तो सिर्फ 3 यहां पर हम लोग ले लेंगे x स्क्वायर C3 तक, ये हो जाएगा e टू द पावर mx, जो आपका सेम रूट होगा वो हो जाएगा प्लस
अब दो रूट्स आपके क्या है, डिफरेंट है, तो ये हो गया c4 e टू द पावर m4x प्लस c5 e टू द पावर m5x, ओके, m5x, क्योंकि ये आपके डिफरेंट रूट है, तो यहां पर ये जो प्रीवियस वाला मेथड है यही आप अप्लाई कर दोगे, और अगर सिमिलर रूट्स आते हैं तो फिर आपको ये मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ m1 और m2 सेम होते, m3 भी डिफरेंट हो जाता, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेते c1 प्लस xc2, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये भी कंसिडर नहीं करते। दो रूट्स होंगे तो c1 c2 तक लेंगे, तीन रूट्स होंगे तो c3 तक लेंगे, चार रूट्स होंगे तो हो जाएगा c1 प्लस xc2 प्लस x स्क्वायर c3 प्लस x क्यूब c4, ओके तो यहां पर आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहां पर इक्वेशन बना सकते हो। तो आपका जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर है, जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू वाई सी के बराबर, क्योंकि अभी हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सेम कंडीशन बनती है, अगर इनिशियल वैल्यूज देगा तो जो आपके कांस्टेंट आएंगे उसे आप सॉल्व कर लोगे, वरना कांस्टेंट के टर्म में भी आप आंसर दे सकते हो। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई m1 m2 m3 सारे रूट डिफरेंट हो गए, ओके तो ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। मैं यहां पर मार्क कर देती हूँ, ऑल दी रूट्स आर डिफरेंट वाली कंडीशन हो गई, ऑल दी रूट्स आर सेम वाली कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं अगर आपको सर्च रूट्स मिलते हैं तो उस केस में क्या करेंगे। तो थर्ड कंडीशन देखिएगा जरा, यहां पर डालते हैं, इफ दी रूट्स of the auxiliary equation are the search roots, okay search root like, okay like यहां पर कुछ कंसिडर कर लेते हैं, a प्लस अंडर रूट बी कॉमा ए माइनस अंडर रूट बी। अभी सपोज कर लेते हैं आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करा, उसके रूट्स को फाइंड आउट करा, आपको यहाँ पर सर्च रूट्स मिल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आप कैसे पी आई निकालो, सी एफ निकालोगे, उसे देखिएगा जरा। देन वाई सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा c1 e टू द पावर, ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट बी, ओके a प्लस अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 e टू द पावर a माइनस अंडर रूट बी एक्स। सेम है, ये आपका क्या किसका काम कर रहा है, ये m1 का काम कर रहा है, ये आपका m2 का काम कर रहा है। तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो मेथड लगाया था वही मेथड अप्लाई करा है, बट इसको आप कॉस साइन के टर्म में भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो सर्च रूट्स हैं इसमें e टू द पावर a और e टू द पावर a कॉमन होगा, तो यहाँ पर आप e टू द पावर a कॉमन ले सकते हो। जैसे आप कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा c1 e टू द पावर अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस अंडर रूट बी एक्स, ओके। और कॉस और साइन के टर्म में भी आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हो। और ज्यादातर जब भी कभी सर्च रूट्स आपको मिलेंगे तो जो आपके ऑप्शंस होंगे वो कॉस और साइन के टर्म में ही होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको सर्च रूट्स मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है e टू द पावर a, ओके e टू द पावर a, ये हो जाएगा आपका a कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स, ओके ए कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स प्लस बी साइन, ओके प्लस बी साइन हाइपरबोलिक, ध्यान दीजिएगा जरा एक सेकेंड, बी साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया तो उस पर्टिकुलर केस में जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक बार सारे मेथड्स आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग CF निकालेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन में ये सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट केस डिस्कस करते हैं, अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, लास्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस हमारा क्या है, अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स हो गए तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप e टू द पावर ax कर लीजिएगा, ओके e टू द पावर ax होता है a कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट bx और b साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट bx। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सही करिएगा। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फोर्थ देखिएगा जरा, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स, ओके अगर आपके रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हुए, लाइक फिर से वही कंसिडर कर लेते हैं a प्लस आई बी, ओके एंड a माइनस आई बी। यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ रूट, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर डिफरेंट रूट्स आपको मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका CF होगा, यानी जो YC होगा,
सी एफ, हाँ वाई सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपका होता है ई टू द पावर ए एक्स। ओके, ई टू द पावर ए एक्स ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, सी वन ले लेते हैं, सी वन कॉस, ओके सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं तो ये आ जाएगा, वाई सी आपका बराबर हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ओके, याद रखिएगा वहां पर क्या था, वहां पर हम लोग हाइपरबोलिक ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स है, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स है। अब अंडर रूट बी यहाँ था तो यहाँ पर भी अंडर रूट बी आ गया, और यहाँ पर आपकी पावर ई टू द पावर ए एक्स होगा ये। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा, जब आप इसको कॉस और साइन के टर्म में लिखोगे तब आपको मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स। ओके, तो यहाँ से तो आपने ई टू द पावर ए कॉमन लिया था तो वो आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए, ओके कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करा जाता है ये आपने पूरा सीख लिया है। अभी मैंने पीआई की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि अभी मैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका वाईपी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले सीएफ निकालना सीखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब पीआई में आपको निकालना सिखाऊंगी तो वहां पर सीएफ और पीआई दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो फिर और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको सीएफ निकालने की। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन टू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स, ओके माइनस 5y इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर एक और मेंशन है, क्या मेंशन है, इन टर्म्स ऑफ arbitrary constant, okay arbitrary constant k1 and k2, okay is। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि भाई C1 C2 भी कांस्टेंट नहीं लेना, AB भी कांस्टेंट नहीं लेना, जो कांस्टेंट मैं बोल रहा हूँ बस वो कांस्टेंट आपको कंसीडर करना है। इट मींस यहाँ पर जहां पर हम लोग कांस्टेंट लेंगे वो K1 और K2 लेने वाले हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि क्या है, जो कि आपकी है होमोजीनियस, क्योंकि इक्वल टू 0 है। इससे देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CF फाइंड आउट किया जा सकता है, PI आपका 0 होगा। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, YC के बराबर होगा। अब YC को अगर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर, वाई जो रखा हुआ है एज इट इज रख दिया, प्लस ये हो जाएगा 2dy और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, अभी तीनों में से जब आप y कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 5y कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो एफ डी है यानी ये आपका क्या है, ये आपका कन्वर्ट हो गया है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो जहां जहां पर डी है वहां पर एम पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है उसके रूट्स को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर जब आप रूट्स को फाइंड आउट करोगे तो इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस 2m, ओके एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम लोग m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं सिर्फ एक इक्वेशन के लिए लिख दे रही हूँ, अगली बार मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगी। तो ये हो गया माइनस बी, ओके प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, -4ac, तो 4a कितना है 1 है और c कितना है -5 है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जब आप m को फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 24 में डिवाइडेड बाई 2। अब 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 6 ज़ा 24, तो 4 से बाहर 2 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको रूट्स मिले हैं ये कौन से रूट्स हैं, ये आपके सर्ड्स रूट्स हैं। तो एक रूट आपका क्या हो जाएगा, 2 रूट यहाँ पर मिलेंगे, एक रूट हो जाएगा आपका -1 प्लस अंडर रूट 6, दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा m2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 6। अब सर्ड्स रूट्स अगर होंगे तो आप क्या निकाल सकते हो, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। सर्ड्स रूट्स के लिए yc का फॉर्मूला था, ये आपका हो जाएगा k1 e टू द पावर m1x, m1 कितना है आपका -1 प्लस अंडर रूट 6x हो जाएगा, प्लस k2, क्योंकि उसने बोला था कि भाई कांस्टेंट k1 k2 लेना, इस वजह से हमने कांस्टेंट k1 k2 ले लिए, ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 6x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ax। ओके, e टू द पावर ax का मतलब क्या है, ये a प्लस अंडर रूट b का वर्क कर रहा है, तो ax क्या है, a आपका -1 है, तो e टू द पावर -x आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो cos k1 cos हाइपरबोलिक, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 6x प्लस k2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 6x। ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर yc निकाल लिया। अब हमें पता है जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, yc इज इक्वल टू yc। ओके, y इज इक्वल टू yc, yp नहीं होगा yc होगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 3i माइनस 1 y डैश माइनस 3iy इज इक्वल टू 0। ओके, आपको यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 3i माइनस 1, और y डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर आपका है माइनस, ओके, यहाँ पर है -3iy इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपको क्या करना है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i माइनस 1 को एज इट इज रखिए। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई। ओके, -3i आपका एज इट इज रहेगा। आप देख सकते हो, आप तीनों में से y आपका कॉमन आ जाएगा, y आपको कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3i माइनस 1 माइनस 3i। ओके, प्लस 3i माइनस 1 माइनस 3i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर d ऑल रहेगा और y आपका कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी की इक्वेशन क्या है, ये फॉर्मेट आपका हो गया f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है आपकी f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पर d है इक्वेशन में, वहां वहां पर m पुट कर दीजिए, तो आपको फाइनली मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 3i माइनस 1, 3i माइनस 1 इंटू एम, और यहाँ पर क्या रखा है -3i इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 3i इंटू एम, ये हो जाएगा माइनस m, ये हो जाएगा 3i। ओके, इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर और m में से आप एक m अगर कॉमन ले लोगे तो ये कितना बच जाएगा, m माइनस 1 बच जाएगा, और 3im और 3i से आप क्या ले सकते हो, 3i कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिल जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, तो ये दोनों ब्रैकेट आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और ये हो जाएगा m प्लस 3i। ओके, m माइनस 1 m प्लस 3i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप रूट निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो एक रूट आएगा 1 और एक रूट आएगा माइनस का 3i, यानी आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको दो रूट मिल गए। m1 क्या मिल गया, m1 मिल गया आपको 1, और m2 कितना मिल गया, m2 आपको मिल गया माइनस का 3i।
तो ये 2 रूट हो गए। अब आपको एक बार 2 रूट मिल गए तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू वाई सी के बराबर होगा। और इस केस में वाई सी क्या होने वाला है, देखिए उसने कहीं पर भी नहीं बोला है कि क्या कांस्टेंट आपको लेने हैं, तो C1 C2 A B जो भी कांस्टेंट आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। तो m1 कितना है, m1 1 है, तो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3ix एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस आपको क्या याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं कि सीएफ को किस तरीके से निकाला जाए। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट पहले आप सीएफ पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद पीआई की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाती हूं मैं आपको। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर मैं लिखती हूं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको यहाँ पर y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y दे रहा है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास काम है वो है, इसको लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म में, इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में, और इसको लिख लेते हैं 5y। अब हमें स्टेप्स याद है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करिए। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2dy प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या, y को कॉमन लेके हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, ये 5 आपका एज इट इज रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर, ओके, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रूट देख लेते हैं, एक बार हमें रूट पता चल जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर आसानी से सीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा 2 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम फॉर्मूला लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बट ये सारी चीजें 12th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब रूट्स वगैरह निकालने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको 12th क्लास की मैथ्स पहले क्लियर करनी चाहिए, ये सच्चाई है। क्योंकि भाई रूट्स आपको निकालने आने चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन सिंपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग है, आपका बेस ही नहीं क्लियर है। तो पहले आपको फिर 12th की मैथमेटिक्स पहले पढ़ लेनी चाहिए 10-15 दिन अच्छे से, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 प्लस माइनस, अब देखिए 4 5 20, 20 में से 4 चला गया, 16 माइनस का बचा, अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होता है, अंडर रूट माइनस 1 आई के बराबर होता है। तो 16 अंडर रूट 16 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो ये आपको मिल जाएगा 4i डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस माइनस 2i। अब आप देख सकते हो यहां पर आपको 2 रूट मिले हैं, और ये कौन से रूट हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट है। एक रूट है आपका 1 प्लस 2i और दूसरा रूट है m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2i। अब अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट है तो मैंने आपको बताया है yc क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax, ये क्या a का काम कर रहा है, प्लस ib b2 का काम कर रहा है। तो e टू द पावर ax का मतलब e टू द पावर x, ये आपका हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ओके, c1 cos bx प्लस c2 sin bx, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने किस तरीके से CF को फाइंड आउट करा। और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में करोगे उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन of d square minus 2d plus 5
स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बोला था ना कि कई बार जो आपको गिवन इक्वेशन होगी वही उस आपका क्या होगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करी गई होगी। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस को अगर आप देखोगे तो यहां पर फर्स्ट स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप को नेग्लेक्ट करना है, डायरेक्ट किससे स्टार्ट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के स्टार्ट करना है। तो यहां पर हमें क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाती हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5। ओके, दूसरा ब्रैकेट क्या है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अभी इसी इक्वेशन के आपने रूट्स फाइंड आउट करे थे पीछे। इस इक्वेशन के देखिए आप, सेम इक्वेशन आपको यहाँ पर मिली थी, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5, इसका रूट आपको क्या मिला था, 1 प्लस माइनस 2i। तो यहाँ पर भी आपको इसके जो रूट मिलेंगे वो क्या मिल जाएगा, इसका भी आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस 2i कॉमा 1 प्लस माइनस 2i। अब देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 रूट हैं। 4 रूट कैसे हैं, एक आपका 1 प्लस 2i, दूसरा 1 माइनस 2i, फिर एक आपका 1 प्लस 2i, दूसरा आपका 1 माइनस 2i। और ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये आपके सेम रूट्स हैं, ये आपके सेम रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये क्या है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं आपसे CF पूछूं, इसका CF क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर YC की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, YC की वैल्यू आपकी हो जाएगी e टू द पावर x। ओके, यहां पर इसका काम कर रहा है A1 है तो AX की जगह x ही आ जाएगा, और ये काम कर रहा है B का, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर AX। ये हो जाएगा आपका C1 प्लस XC2, क्योंकि दो रूट्स आपके कॉमन है ना। ये एक आपका सेम है, किससे सेम है, इसकी तरह है ये। तो यहाँ पर C1 प्लस XC2 लेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस नॉट कॉस हाइपरबोलिक, ओनली कॉस 2x प्लस C3 प्लस XC4 साइन 2x। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो जनरल सॉल्यूशन आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही बराबर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और मैं आपको कराती हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा जरा, उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है साइन 2x cos 2x एंड e टू द पावर x। ओके, क्या बोल रहा है आपसे, साइन 2x cos 2x एंड e टू द पावर x आर द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, आर द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ओके, फिर दिया हुआ है माइनस वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब की बार क्या दे रहा है, अब की बार आपको रूट्स दे दिए हैं और आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से बताना है कि ये जो आपको रूट्स दिए हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, नॉट रूट्स इट्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये आपके कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन पे पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर दे रहा है y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपसे दे रहा है, y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी कुछ भी ऐसे ले लीजिए, नन ऑफ दी अबव ले ले से। ओके, नन ऑफ दी अबव। तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2x और यहाँ पर दिया हुआ है cos 2x। इससे मुझे एक चीज ये क्लियर होती है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ही जब भी आप देखोगे वहीं पर आपको cos 2x sin 2x इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर आप देखो जरा e टू द पावर x दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ sin 2x और cos 2x दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जब आप देखोगे e टू द पावर
x को, तो यहाँ पर e टू द पावर x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 1 आपका तभी होने वाला है, ये 1 आपका तभी होने वाला है जब आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स रूट आपके आएंगे वो आपके किसके बराबर होने चाहिए, प्लस माइनस 2i के बराबर होना चाहिए। प्लस माइनस 2i के बराबर होंगे तभी तो a आपका 0 होगा और e टू द पावर 0x 1 के बराबर हो जाएगा, और अंदर आपको मिलेगा sin 2x और cos 2x। और e की पावर x से हमें समझ आ रहा है कि जो दूसरा रूट होगा वो 1 होगा। ओके, दूसरा रूट 1 कैसे होगा, क्योंकि e टू द पावर m1x होता है, m1 जब तक आपका 1 नहीं होगा तब तक e टू द पावर x आपको नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन से हमें रूट्स के बारे में नॉलेज मिली कि कुछ इस तरीके से 3 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर आप गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स बना सकते हो, रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, तो रूट्स की हेल्प से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हो, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो m होगा उसको आप d से रिप्लेस कर दोगे या आप dy बाई dx से रिप्लेस कर दोगे, तो आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचेंगे देखिएगा, ये रूट्स डेफिनेटली आपके होंगे m माइनस 2i, m प्लस 2i, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तभी तो आपने सारे ब्रैकेट अलग अलग करके लिखा ना, m आपका 2i आएगा, m आपका माइनस 2i आएगा, m आपका 1 आएगा, ये देख सकते हैं, यही मैंने यहाँ पर मेंशन करा था। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स आपको मिले होंगे, तभी आपने ये रूट्स इस तरीके से बताए। अब ये सारे के सारे ब्रैकेट का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, और ये हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या करा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस 1 के बराबर होती है। फिर आप अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो ये m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। m क्यूब का मतलब क्या है, m क्यूब का मतलब है ये होगा आपका y ट्रिपल डैश, m स्क्वायर का मतलब क्या है, y डबल डैश, 4m का मतलब क्या है, y के बराबर, और यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं, y 3 तो कहीं पर है नहीं, यहाँ पर भी 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डबल डैश, देखिए y डबल डैश 4y डैश। ओके, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 4y डैश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर m रखा है ना, तो m को d से रिप्लेस करेंगे, और d क्या होता है, d बाई dx होता है, और d बाई dx को y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस 4y। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ओके, कैसे माइनस का 4y होगा मैं आपको बता देती हूँ, मैंने थोड़ा सा फास्ट करा है, इस वजह से नहीं समझ आया होगा। वापस से लिखते हैं इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके ऑपरेटर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं ये हम लोग सिंबॉलिक डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाते हैं। सिंबॉलिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सिंबॉलिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो f ऑफ d आपने क्या निकाला है, ये निकाला है आपने डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d। ओके, और यहाँ पर क्या है, माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब डी क्यूब का मतलब क्या है, डी क्यूब का मतलब है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। जब आप इसमें वाई का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई ट्रिपल डैश, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 4y डैश, और ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई थिंक अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, वो डायरेक्ट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कैसे हमें ये इक्वेशन मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सीएफ निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीएफ और पीआई दोनों को निकालेंगे, तो सीएफ पर डबल प्रैक्टिस हो जाएगी और पीआई आपको पूरा फाइनली निकालना आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कुछ नहीं समझ आया हो, कहीं पर कोई छोटा डाउट रह गया हो, तो आप मेरे से जरूर क्लियर करिएगा। जैसे कि मैथ्स आप जानते हो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।